नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अर्थनीति पर। जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इकोनॉमिक्स से, जिसका टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम लोग आज से शुरू करते हैं और ये आपकी पहली क्लास है जिसमें हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको हर जगह सहायता करेंगे, आपकी हर जगह हेल्प करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है भारतीय भारत भारत का की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो जैसा कि उद्योग, कृषि, जंगल, विद्युत व्यापार। देखिए, वैसे तो सभी से आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें आपका सही होगा कृषि। ठीक है, पहला आंसर क्या होगा? कृषि। आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखा है उसके बारे में, वर्ष 1993-94 का ये डाटा है। ठीक है, उसके अनुसार इसका उत्तर दिया गया है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा है भारत की उन्नति संतोषजनक रही। भारत की उन्नति संतोषजनक रही। अब कहाँ संतोषजनक रही? इसमें लिखा है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, असमानता के कमी के संबंध में। ठीक है, तो इसमें आप लोग उसका जवाब हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसका उत्तर है ए। लेकिन देखिए, कहीं भी संतोषजनक नहीं रही थी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे, इसका जो सही उत्तर है ए मानेंगे। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अब इसमें क्या समस्या है? अल्प रोजगार है, मुद्रास्फीति है, बचत का निम्न स्तर है, असंगठित क्षेत्र है। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें सभी हैं। इसमें क्या है? सभी। ऑप्शन नंबर ई होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वैसे इसमें उत्तर डी दिया है, लेकिन देखा जाए तो सभी एक प्रकार की समस्या है। ठीक है, और लेकिन मूल रूप से इसका उत्तर जो है असंगठित क्षेत्र, जो कि आयोग ने माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आपको सही पता होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत में आया है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसे उत्तर है इसमें है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये है आपका है CSO, CSO, जो कि अब पहले क्या था? NSSO और CSO था। ठीक है, अब इसको मिला करके हटा दिया गया। अब हटा करके सीधे बन गया है NSO। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, या किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसमें दिया है मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय वृद्धि, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि, भुगतान शेष की स्थिति में सुधार, या फिर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें क्या है कि आर्थिक विकास में सबसे अच्छा, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसमें क्वेश्चन क्या है? भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय प्रतिदर संरक्षण कार्यालय, और दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, और तीसरा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और चौथा ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और ऊपर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं
इसमें भारत में औद्योगिक उत्पादन आईपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ पूर्व में सीएसओ के आर्थिक द्वारा प्रदान किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा, देखिए एक तरह से देखा जाए तो ये भी हो गया, ठीक है, और केंद्रीय संगठन हो गया, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसको एनएसओ, इसका उत्तर क्या होगा, एनएसओ होगा। बल्कि मिल जुला कर करते हैं तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें से क्या होगा, मान लीजिए ई वाला ऑप्शन, ये होता है एनएसओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बिहार क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। यह 2018-19 का, ये देखिए ये आंकड़ा संबंधित है, आप लोग नया डाटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग ऑप्शन सीधे आते हैं, राष्ट्रीय औसत आय का 33%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है, उसकी नियोजन की आवश्यकता कारण, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये भी बात सही है, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, ये भी बात सही है, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, ये भी बात सही है। तो इसमें आते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 तो हो गया ना, अब 9 पे आते हैं। यहाँ दिया है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था कारण, अनियमित औद्योगिकरण कारण, पाश्चात्य समाज कारण। तो इसमें सभी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं। देखिए हिंदू वृद्धि दर यानी कि इसके जीडीपी गणना की जाती थी, जो जीडीपी से संबंधित है, ठीक है। तो प्रोफेसर राज कृष्णा द्वारा प्रस्तुत किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। तो इसमें देखिए भारत की जो सीमांत कृषि जोत का आकार है ये 1 हेक्टेयर से भी कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जोत बने हैं जिससे उत्पादकता बहुत कम होती जा रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बिहार में कृषि भूमि की जोतों को औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो न्यूनतम से द्वितीय यानी दूसरे स्थान पर है, उसका माना जाता है, ठीक है। इसमें दिया गया होगा, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में कुल जोतों की संख्या 16.41 मिलियन है, जिसमें सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है, यानी 0.25 है। 1.25 हेक्टेयर लघु यानी स्मॉल जोत है, और राष्ट्रीय औसत सीमांत जोत 0.3 हेक्टेयर है, ठीक है। तो हम लोग आगे 13 क्वेश्चन करते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड। तो इसका सही आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 14वां क्वेश्चन है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था। 1998, 1999, 2001, 2005। तो इसका सही आंसर है 2005। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था। अब जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन पे ट्रिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये किसी समय आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूपी एग्जाम वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी संक्षिप्त से ट्रिम्स क्या बनाता है, ठीक है। तो इसमें है व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित अभिनय उपाय। तो ये ट्रिम्स क्या है, ये व्यापार संबंधित निवेश उपाय से, यानी ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 पे। देखिए इसमें लिखा है, ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधित निवेश एक उपाय है, ठीक है। तो यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। 16 क्वेश्चन, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 बदलकर किस वर्ष किया। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन जिसका पता होगा, ठीक है। तो ये 2011-12, ये 2011-12 किया गया है, देखिए, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं,
इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। 12 मई 2017 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग DIPP द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया। थोक मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इसके पूर्व 1952-53, 61-62, 1970-71, 1981, 82, 93-94, 05 थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष थे। 2011-12 संशोधन अभी विचार चल रहा है कि फिर से आधार वर्ष बदला जाए। ठीक है, तो जानकारी मिल जाएगी इसकी। अब 17वां क्वेश्चन आते हैं। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति न्यूनतम है? भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, नागालैंड है। इसका सही उत्तर है बिहार, जैसा कि पता है। इसका सही उत्तर क्या है? बिहार है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बिजली उपभोग है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो ये न्यूनतम है, पता ही होगा, बिहार के लोग बहुत कम बिजली यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित 19 हो गया, कितने मिनट थे? चलिए, हाँ। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल के उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में सही आरोही क्रम। आरोही यानी कि कैसे हुआ? बढ़ते क्रम, यानी जो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसमें बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी आंकड़े। तो इसका सही उत्तर होगा डी। पहले जो सबसे कम आंध्र प्रदेश है, उसके बाद पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो पहले ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, 20 का डी। 21 क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? यानी निम्न में से कौन एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसमें है हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उपज किस्म कार्यक्रम, और एक ऑप्शन है बीज उर्वरक जल तकनीक। इसमें हम आते हैं 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति के सबसे अधिक उच्च है कि उच्च पैदावार किस्में, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशक का प्रयोग, कृषि आदि, जिससे तकनीक रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा ने प्रश्न को सही डी माना है। उच्च उत्पादक कृषि कार्यक्रम हरित क्रांति प्रमुख घटक है। ठीक है, इस प्रकार सही विकल्प सी और डी दोनों सही है, होना चाहिए। ठीक है, तो सी और डी, बीज के उर्वरक जल तकनीक और है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सी भी सही है। ठीक है, और एक ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा, 21 का सी एंड डी सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई। तो बिहार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये न्यूनतम ही आएगा। बिहार में बहुत चीज़ें बस न्यूनतम ही चलती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसमें है मूल आवश्यकता उत्पादन, ये मूल होगा, फिर सक्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम। तो इसका राइट आंसर होगा सक्षमता उपागम। ठीक है, पढ़ते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं बारे में। सक्षमता उपागम का विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ। सक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण, बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन
इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कल्याणकारी सक्षमता उपागम हेतु 1998 में देखिए उनको नोबेल मिला था, ठीक है। 1998 में नोबेल मिला था और 1998 में नोबेल मिल गया और 1999 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न। क्या मिला था? भारत रत्न, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन आते हैं। यह सत्य होगा कि भारत की को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो यह एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा है यह एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। तीसरा यह व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। चौथा ऑप्शन है यह एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। अब इसमें क्या होगा, आप लोग क्या लग रहा है? इसमें देखिए यह एक खाद्य कमी अर्थव्यवस्था, खाद्य की कमी पहले थी शुरू में, लेकिन अब तो धीरे धीरे सही हो गया है, ठीक है। और भारत में क्या है, जनसंख्या बहुत अधिक है। जब जनसंख्या अधिक है तो अधिक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। 25 नंबर पे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिक्षेत्र का अंश है 22%, 80%, 33% या 15%। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि 15%। 25 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब इसमें तो उस टाइम था प्रश्नकाल का विकल्प डी उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार सकल मूल्य वृद्धि GVA में कृषि भागीदारी वर्ष 2021-22 में फर्स्ट ए में मतलब ये हो गया 18.8% है। विश्व बैंक के आंकड़ों अनुसार भारतवर्ष में 2019 में कृषि में श्रमिकों का नियोजन लगभग 42% है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बढ़ गया है, ये हो गया है आपका 18.8%, ठीक है। इसको लोग नोट डाउन कर लेंगे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन है, गेहूँ है, चावल है, दाल है, क्या है? तो इसमें सही उत्तर दिया है तिलहन। क्या दिया है? तिलहन। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों का सुरक्षा रख रखाव, खाद्यान्नों का निर्यात या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या उद्देश्य नहीं है भाई? ये तो वितरण भी होना चाहिए, ठीक है। और ये भी है, ये भी है, ये भी है। निर्यात नहीं होना चाहिए इसमें, निर्यात ऑप्शन नहीं होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन। किस वर्ष कृषि और समृद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? यानी किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी? एक यानी 2003-04 में हुआ, 2002-03, 3-4, 5-6 या 6-7। तो इसका राइट उत्तर क्या है? 2000। क्या समस्या है? चलिए इसका राइट उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया? क्वेश्चन दिया है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया? इसमें पहला ऑप्शन है 10 टन, 10 लाख करोड़ रुपए, 13.5 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए, 16.5 लाख रुपए। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख करोड़ रुपए। इसमें पढ़ लेते हैं। तो कुछ देखिए डाटा परिवर्तन होता रहता है, आप लोग को जानकारी रखना पड़ेगा। अब ये 2021 के लिए था, 21-22 के लिए हो गया 16.5, अब 22-23 के लिए 18 लाख करोड़ रुपए हो गए।
अब नया डाटा हम उसको अपडेट करा देंगे, ठीक है। अब 23-24 के लिए दूसरा कुछ और होगा, 24-25 के लिए, 25-26 के लिए कुछ और होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया है वर्षा बीमा। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह योजना वर्ष 2007 के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसूनों की अवधि में शुरू हुई थी। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो आगे देखते हैं। केवल कथन 1, 2, 1, 2 दोनों। इसका सही देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई, जो कि औसतन 20 वर्ष वर्षा के 20% से अधिक कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निजी संस्था है। पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा का कार्यान्वयन समान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता था, किंतु व्यापक दृष्टि से देखते भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कि कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। यानी इतने सारे बैंकों ने मिल करके किया है। तो इसका जो ये है, ये ऑप्शन नंबर जो है 2, ये है, ये क्या है, ये गलत है। ये केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए एक दूसरे बात करते हैं। 40 क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? इसमें दिया है माइक्रो यानी सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र में मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश सीमा है? देखिए सीमा शायद बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें दिया है 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, ठीक है। तो मध्यम, ये मध्यम क्या है? मध्यम उद्योग हेतु क्या है? ये 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम का है, ठीक है। इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होगा। देखिए इसमें ये डाटा है, ठीक है। 1 जुलाई 2020 से प्रभावी, देखिए ये 1 जुलाई, इसका नया डाटा पढ़ते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2020 से प्रभावी MSME की नई परिभाषा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम। सूक्ष्म में हो गया 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। निवेश में है लघु में 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये है। मध्यम में हो गया 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़, ठीक है। तो पुराने आंकड़ों को आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। पहले ये था मध्यम में 5 से 10 करोड़ था, ठीक है, निर्माण क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में 205, लेकिन अब सारी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर पे हाल ही में केंद्रीय बजट FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50 किया है, 62 किया है, 74 किया है, 100 किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C यानी 74%, ठीक है। लेकिन चलिए 33 को जानते हैं। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग के अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? यानी केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग में अधिकतम कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई? तो इसका सही उत्तर है डी, 500 करोड़, ठीक है। किसी PU के मिनी रत्न को दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों से मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न दर्जा प्राप्त। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अप्रैल 2022 तक भारत में कुल 11 महारत्न, 13 नवरत्न तथा 75 मिनी रत्न कंपनियां हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये भी BPSC प्री में पूछा 2015 में, ठीक है। भारत सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है। अब सरकारी व्यय को नियंत्रित कौन कर सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा, योजना आयोग करेगा, वित्त आयोग करेगा, या फिर वित्त मंत्रालय? सही उत्तर क्या है? वित्त मंत्रालय।
अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल हैं: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग। यानी 5 विभाग है। इन पांचों विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। इस विभाग का मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं, गैर योजनाओं दोनों का स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन, राज्यों के आंतरिक केंद्रीय बजट संसाधनों के बड़े अंश रखरखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कारण वित्तीय सलाहकार के का समन्वय करते हुए वित्तीय नियमावली नियमों के आदेश को लागू करके तथा केंद्रीय लेखा टिप्पणियों की निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालय विभाग व्यय की जांच करना, केंद्र सरकार लेखों को तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्यांकन और मूल्यों को नियंत्रण केंद्रीय विभागों के सहायता द्वारा करना शामिल है। ठीक है, तो ये पूरा है, ये 5 विभाग शामिल हैं। ठीक है, इसमें एक है आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय निवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग। इन पाँचों के द्वारा जो सारी क्रियाकलापें की जाती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व स्रोत पर विचार कीजिए। तो निगम कर है, निगम कर के अलावा अन्य आय कर है, कस्टम है, संघ उत्पाद शुल्क है। इसमें दिया है कि सकल कर राजस्व के मामले में सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी घटते क्रम में है। ठीक है, तो इसमें है निगम कर। देखिए, तो इसमें सबसे अधिक क्या लगता है, निगम कर। ठीक है, उससे कम आता है निगम कर के अलावा अन्य आय का कर, फिर आता है संघ उत्पाद शुल्क होता है, फिर आता है कस्टम ड्यूटी। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं। भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा था है? निम्नलिखित जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन, तो 37। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो अभी क्या है, देखिए 2023-24 सरकार जहाँ कुल बजट व्यय प्रत्यक्ष कर 51.49% है तथा अप्रत्यक्ष कर कैसा 48.5 है। वही जीडीपी का के अनुपात के संदर्भ में 5.5 तथा 5.2 है। तो ये क्या है, क्योंकि ये जगह खड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग ये मानते हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत पता है, ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ब्याज भुगतान का एक आइटम है। तो राजस्व व्यय में ही वो ब्याज का भुगतान किया जाता है। ठीक है, ब्याज राजस्व है वह, अतः उसकी प्राप्ति या व्यय राजस्व आय या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे को राजस्व व्यय घटाकर तथा राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। ठीक है, तो आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। राजकोषीय घाटा है। इसमें कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस बाजार ऋण या बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो यानी बजटीय घाटा का योग हो जाएगा और सरकार वाला बाजार ऋण का दायित्व, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाकर दिया जाता है। अतः प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज
अदायगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज के 40 क्वेश्चन। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसमें आप लोग कमेंट करके भेज देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग उस पर फिर से विचार करके डिस्कस कर सकें। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। अभी शुरुआत है तो कुछ चीज़ें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे जो लोग नए हैं उस पर लाइक कर देंगे, अपना सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए, टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते फिर से अर्थनीति पर।